आज बात करेंगे 3D। ठीक है, 3D का मतलब हो जाता है 3 डायमेंशन। ठीक है, और 3 डायमेंशन में ही आता है आपका प्लेन। ठीक है, तो प्लेन क्या होता है? तो प्लेन समझ लो इस तरह का कंडीशन है ना, इसको प्लेन कहते हैं ऐसे को। अब ये प्लेन क्या होता है? तो प्लेन है जैसे कि किसी भी डायमेंशन, जैसे हम लोग इसकी बात करें शुरू में, तो ये रूम 3 डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है, इस वजह से 3 डायमेंशन है। और एक कॉर्नर पकड़ लो, और तुम एक कॉर्नर पकड़ लो तो इधर लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, इस तरीके से हो जाता है। और इस 3D ज्योमेट्री के अंदर ना हम लोग को जितना भी इक्वेशन बनाना है, मतलब जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, वो सारे के सारे प्लेन और लाइन के रिस्पेक्ट में मांगे करोगे। ठीक है, अभी हम लोग ने वेक्टर अलजेब्रा करा, उसको वेक्टर अलजेब्रा में लाइनिंग की बात करते हैं। जितना भी लाइन है किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम उसकी बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा में। लेकिन 3D के अंदर हम लोग बात करेंगे एक प्लेन पे। जैसे ये एक प्लेन है, ये 2 डायमेंशन है। ठीक है, 2 डायमेंशन है। लेकिन जब हम इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो कितना होता है? 3 डायमेंशन। ऐसे ही करके हम बात करें तो देखो ये भी क्या है? प्लेन है कि नहीं? प्लेन, 2 प्लेन है इस तरीके से। तो अभी आपसे पूछ सकता है कि इस 2 प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना है, या बोल दे कि ये एक लाइन है, ये लाइन किसी प्लेन से होके जा रहा है, तो बताओ इस प्लेन से इस लाइन के बीच में दूरी कितनी है? चाहे इस तरह से तो परपेंडिकुलर हो गया ना, इस तरीके से हम बात करें। क्लियर? अच्छा, अभी क्या है इसमें कि बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे 3D और वेक्टर्स में, दोनों में यही एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके क्वेश्चंस बहुत खतरनाक नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले खतरनाक होते हैं। फॉर्मूला याद होंगे तो मौके पे आपको पुट करना और आंसर आएगा, और फॉर्मूला याद होते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, हमको लग रहा है कि पूरे इस एनसीईआरटी में जैसे पूरे बुक के जितने भी चैप्टर हैं उनमें सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के बाद वो इसी में आता है 3D प्लेन में। ठीक है, इसमें हर एक इक्वेशन स्पेसिफिकली है, उसका फॉर्मूला एकदम स्पेसिफिक है। अगर थोड़ी मोड़ी गलती हुई तो आंसर गलत, तो एकदम करेक्ट फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट अभी देखो एक और चीज, इसका टेस्ट लेंगे तो इसमें फॉर्मूला भी रहेगा, एक क्वेश्चन खाली फॉर्मूला करके, तो फॉर्मूला भी याद करेंगे। फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? कोई तरीका याद करने का नहीं, फॉर्मूला याद करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला याद होगा। और अगर फॉर्मूला याद नहीं, इसका मतलब मान लेंगे कि हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। चलिए जो फॉर्मूले है उसको देख लेते हैं हम लोग 3D में। अब देखिए जो वेक्टर है ना वो अलजेब्रा में था, और 3D है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री समझते हैं ना, जिसमें हम लोग शेप्स और स्ट्रक्चर की बातें करते हैं। और प्लेन 3 डायमेंशन का मतलब ये होता है कि जिसमें तरह तरह के शेप्स हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये सब चीजें हैं। लेकिन हमको उन सब प्लेनों में से किन प्लेन पे चर्चा करनी है? केवल ऐसे प्लेन जो कि पैरेलल हो एक दूसरे के। क्योंकि अगर सिलेंडर, कोन की बात लेके आएंगे 3D के अंदर तो उसका प्रोजेक्शन करने में जीवन खत्म हो जाएगा आप लोगों का 12th में। ठीक है, तो उसकी चर्चा आप लोग कब करेंगे? तो अगर आप लोगों ने आगे चल के BA नहीं लिया, BSc करने का सोचा, तो वहां पे आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा फुल। ठीक है, तो ये आपको 3D मिलेगा, वहां पे आप प्रोजेक्ट करके बताना पड़ेगा, इसको बना के दिखाना पड़ेगा किस पॉइंट से कैसे रिवॉल्व करेंगे तो बनेगा। पता है ना कि एक ट्रायंगल को रिवॉल्व कर दोगे तो क्या बनेगा? पेसरम हो गया एकदम। कौन बनेगा? एक ट्रायंगल को अगर रिवॉल्व कर दोगे तो क्या बनेगा? अब वही ना कि अब थोड़ा जब अपर क्लास में जाएंगे तो थोड़ा ब्रेन को हाई करना पड़ेगा। ठीक है, घटिया वाला ब्रेन निकालना पड़ेगा अपने अंदर, बढ़िया ब्रेन लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर अगर मानो कि एक सर्कल को रिवॉल्व करें तो क्या बनेगा? इतना नहीं सोचना है, लेकिन फिर भी इतना लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह की बातें हैं, वो लेकिन भविष्य की बातें हैं। अभी हम लोग 3D का फंडामेंटल्स की बात करेंगे। सबके पास है ना नोट्स जो दिया हुआ है? यस सर। उन फंडामेंटल्स में देखेंगे, सबसे पहले फंडामेंटल बात करता हूँ डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, उसके फॉर्मूले की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है,
डायरेक्शन कोसाइन होते क्या हैं? तो होता ही माना कि जब भी हम एक 3D प्रोजेक्शन करते हैं तो उसमें एक x होता है, एक y होता है और एक z होता है, ठीक है। और आपने कोई पोजिशनल वेक्टर की बात की, तो मान लो ये है आप, ये आपकी पॉइंट है, तो आप क्या करोगे, धीरे 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 क्या करोगे, रोटेट करोगे ना यहाँ से। तो जो भी एंगल हम यहाँ से मेजर करेंगे, इन्हीं एंगल्स को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है आपको, नेगेटिव डायरेक्शन नहीं जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन के जाने में जो भी एंगल किसी एक्सिस से आप फॉर्म करोगे उसी एंगल्स को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। समझ आया? और नेक्स्ट है आपका जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एल, एम और एन, ठीक है। जहां पे एल, एम, एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, ओरिजिन है कि नहीं, जिसकी कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, 0 0, और ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो इस लाइन का जो कोसाइन एंगल है उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एंगल सॉरी, इसकी लाइन की कोसाइन की वैल्यू L, M, N, जहां पे L बताता है कि x से क्या रिलेशन बना रहा है, M बनाता है y से, और N बनाता है z से रिलेशन, ठीक है। और जब इन्हीं रिलेशंस को हम क्या कर देते हैं, आपस में स्क्वायर करके सम कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर आप गौर करो कि ये वाला कोई एक लाइन है, ये जानते हो, दिमाग में रखना, ये 2D डायमेंशन में हम बना रहे हैं, पर है ये 3D। तो मान लो इससे कितना एंगल बनेगा, मान लो थीटा, इससे कितना बनेगा थीटा, और इससे कितना बनेगा थीटा। तीनों से एंगल क्या बनना चाहिए, सेम। तो कितना एंगल बनेगा कि तीनों सेम हो जाए, 90। कैसे 90 से बनेगा, तो सबसे सेम हो जाएगा। कोई लाइन को बताना, लाइन का, ये जो लाइन है ना वो बताना है। अच्छा, 120 डिग्री, 120 डिग्री तीनों से बनेगा। तो कहेंगे कि तीनों से एंगल क्या है, इक्वल, कॉमन है, इक्वल है। जैसे मान लो ना कि वो है ना कॉर्नर, और कॉर्नर से हमने एक लाइन लेके आए, जस्ट सपोज हमने वहां से डायगोनल लेके आया, जस्ट थिंक करो, डायगोनल तीनों साइड से एंगल क्या बनाएगा, हमेशा इक्वल बनाएगा, है कि नहीं। अगर हम लोग बात करें क्यूब की, तो क्यूब की अगर बात करें तो डायगोनल तीनों से क्या एंगल बनाएगा, इक्वल। कितना कितना, 120 120 और 120। लेकिन क्यूब में कहाँ 120 रहता है, उसमें तो सारे 90 रहता है ना। आप समझे नहीं, क्यूब में ये जो क्यूब का एक हिस्सा होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर, तो वहां पे क्या बनेगा 90। मैं 3 डायमेंशन की चर्चा कर रहा हूं। अच्छा, 3 डायमेंशन का मतलब आप इस रूम को ले लो, इस रूम में से वो कॉर्नर से लेके आओ एकदम नीचे, एकदम ना इधर ना उधर ना उधर, एकदम कॉर्नर से। तो उस वाले x से भी उतना ही बनेगा, इस वाले y से भी इतना बनेगा, इस वाले z से भी इतना ही बनेगा, जो एकदम सेंटर से होते हुए आएगा। नहीं समझे? हाँ समझ रहे। हाँ, तो इसकी बातें कर रहे हैं। अगर आप एक फेस की बात करोगे तो कितना बनेगा, 90। उतना 90 बनेगा ही बनेगा। तभी तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। क्यों? क्योंकि तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। फ्लेमिंग का रूल जानते हैं आप लोग, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, वो तीनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। चलो नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। यानी अगर कोई पॉइंट, देखो यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिखा है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्स वाई जेड होना चाहिए था, और यहाँ पे 0 0 0 होना चाहिए था। तो भी बोल रहा है इसमें कि डायरेक्शन कोसाइन लाइन ज्वाइन टू पॉइंट, दो पॉइंट का अगर लाइन कोई ज्वाइन कर रहा है, जैसे कोई P है और कोई पॉइंट Q है, इनका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है x2 x1 अपॉन PQ, y2 y1 अपॉन PQ और z2 z1 अपॉन PQ। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको P और Q दो पॉइंट, देखो एक गौर करो, ये वाला एक लाइन है ना यहाँ पे, ये जो लाइन हमने बना रहे हैं, इसका एक पॉइंट ओरिजिन है और एक पॉइंट मान लो कोई पॉइंट P है। अब हमने यहाँ से यहाँ ऐसे खींच दिया, अब देखो ये क्या है, पॉइंट P, और इसको क्या मान लिया, Q, और फिर इसको क्या कर देते हैं हम लोग, मिला देते हैं। तो अब हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, यानी इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? यस सर।
तो ये बस अंतर है कि ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला आपके लिए होना चाहिए 3D में, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका। और इस वाले का पॉइंट का है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, और हमको इसका क्वेश्चन निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका पहला x2 माइनस x1 अपॉन ये निकलेगा पहला कोसाइन, दूसरा y2 माइनस y1 अपॉन और z2 माइनस z1 अपॉन, ऐसे आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाला। तो आप बस दो पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम हो तो आप ये तरीका लगा के इनके कोसाइन निकाल सकते हो, जिनको फर्दर हम लेट कर सकते हैं L, M और N। ओके, चलो क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पे आगे चल के L M N को, अगर हम L M N का बात करें डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसमें A B C क्या है? A B C है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो यानी उनके साइड्स के रेशियो, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? A B C। ठीक है, तो A B C में क्या सीन है? तो L इज इक्वल टू A अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच का रिलेशन। दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, कोसाइन का मतलब जब बात करते हैं हम लोग की स्पेसिफिक एंगल कॉस को लेके बात करते हैं हम लोग, ठीक है। रेशियो का मतलब उनके साइड्स का रेशियो, जैसे ना ट्रिग्नोमेट्री लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हम क्या बात करते हैं उसमें? साइड का रेशियो। और जब जहां पे थीटा लिखा होता है वहां पे किसी चर्चा करते हैं? एंगल की करते हैं ना। तो ऐसे हम लोग चर्चा करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाला हो गया आपका कोसाइन वाला पार्ट और ये वाला हो गया आपका रेशियो। ठीक है, उसी तरीके का थोड़ा सा अलग हट के अब देखो इसमें क्या है ना कि जो 3D ज्योमेट्री में है उसमें 90 डिग्री कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी कहाँ 90 डिग्री है, लेकिन इसमें 90 डिग्री कंपलसरी है, क्योंकि 90 डिग्री का ट्रायंगल नहीं होगा तो हम ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगा पाएंगे उसमें? ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल ही क्या है कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिलिटी नहीं है। किसी भी तरह का लाइन होगा, ट्रायंगल होगा, साइड्स होगा, स्फीयर होगा, क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, आप उस पे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का उपयोग इक्वल टू A अपॉन ये फॉर्मूला है ना, वैसे ही M इज इक्वल टू B अपॉन, वैसे ही N इज इक्वल टू C अपॉन, दोनों के बीच सबके बीच में रिलेशन। ठीक है, रिलेशन कुछ अभी आप लोग देख रहे हो एनसीईआरटी में होगा, L इज इक्वल टू लैम्डा M, अरे सॉरी A, ये ना नहीं, उल्टा हो गया। तो A इज इक्वल टू लैम्डा M, B इज इक्वल टू लैम्डा N और C इज इक्वल टू लैम्डा L A के साथ होगा। L क्यों भूल जा रहे हैं? चल ये वाला, अगर इफ लैम्डा इज कांस्टेंट देन C इज इक्वल टू N, अच्छा N, C इज इक्वल टू N, A इज इक्वल टू L और B इज इक्वल टू M। ठीक है, इस कंडीशन में नेक्स्ट है, उसके बाद है कि स्क्यू लाइंस आर द लाइंस इन स्पेस व्हिच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। तो मान चलिए जब भी हम प्लेन की बात करते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि हर एक लाइन एक दूसरे क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, अभी मान चलो कि ये प्लेन है, तो ये एक लाइन ऐसे गया बिल्कुल, हाँ, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि एक प्लेन है, प्लेन में मान चलो कि ये एक लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, और दूसरी लाइन क्या है, ऐसे है। तो ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल हैं? नहीं। यही 3D की क्वालिटी है। 3D में कुछ भी हो सकता है, 3 डायमेंशन के स्पेस में कुछ भी पॉसिबल है। यानी कि वो लाइन उसको कट भी नहीं कर रही है, पैरेलल भी नहीं है। बताओ ये कैसी लाइन है? 3 डायमेंशन। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में एक और सिमेट्री बढ़ जाती है। वो कौन सिमेट्री है? हाइट की।
और जब हाइट की सिमेट्री बढ़ती है तो फिर कई सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। एक ही प्लेन में सब मौजूद है पर एक दूसरे को कोनों नहीं काट रहा, और न कोई एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। ऐसी कंडीशन पॉसिबिलिटी है। जैसे हम लोग बात करें ना फिजिक्स में थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि हर जगह सेम नहीं है। इसका मतलब वो कट कर रहा है, क्यों भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो कभी कट तो कर नहीं सकती, लेकिन फिर भी ये नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब 3D स्पेस में, और 3D स्पेस में अगर वो स्ट्रेट के नीचे से भी गुजर जाए तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन एक दूसरे को ना ही इंटरसेक्ट करेंगे और ना ही एक दूसरे के पैरेलल। समझ सकते हैं? तो ये वाला एक बेसिक एग्जांपल था। तो स्क्यू लाइंस का मतलब ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी ना करे और पैरेलल भी ना हो, तो उसको स्क्यू लाइंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन स्क्यू लाइंस is the angle between two intersection line drawn from any point parallel to each other skew lines। यानी कि दो स्क्यू लाइंस हैं, एक सीधी है और एक टेढ़ी है, दोनों के बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ करें हम लोग तो वो क्या है हमारा, वो एंगल बिटवीन हम कह सकते हैं। यानी ये जो लाइन गई है ना वो दोनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि इसमें से एक लाइन गई और इसमें से लाइन गई, तो यहाँ से लाइन गई ना, हाँ है ना, तो एक दूसरे को क्या कर रही है, अब इंटरसेक्ट कर रही है। ओरिजिनल वाली नहीं, जो खींचे उसको, जो हमने थर्ड लाइन खींची है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के दो फॉर्मूले, एक डायरेक्शन रेशियो से और एक डायरेक्शन कोसाइन, दोनों देख लेते हैं। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो अगर किसी भी दो लाइन का L1 M1 N1 क्या हो, गिवन हो, L2 M2 N2 क्या हो, गिवन हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमको निकालना क्या पड़े, थीटा। चेक किया जाए, एक चीज गौर करना, ये जो L1 है और 1 है तो L2 कितना है, 4 है, ठीक है। चलो तो cos थीटा इज इक्वल टू L1 कितना है 1 और L2 कितना 4, तो कितना हुआ 4, M1 M2 10 और N1 N2 12 18 cos थीटा इज इक्वल टू, बताइए कितना होगा, 22 10 32, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स। अगर बाय द वे अगर cos इनवर्स 30 आ जाता, cos इनवर्स 30, तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती, पाई बाई 6, ये आंसर निकल गया, ठीक है। तो इसके लिए अगर ऐसा करने के लिए हम क्या कर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर अगले रूट अंडर में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, सेम ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिए, इसमें हो गया ना। नेक्स्ट है लाइन के लिए, तो लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या है, तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये लाइन का इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो बन रहा है, पूछ रहे जाए क्या मतलब है, जाओ मत आना। आइए आके पकड़ो नहीं पड़ सकता, कौन के हम आगे से बैठो, क्या दिक्कत है बैठने में, मैंने अब हम हुकारी पर भौं तो लगा के बढ़ जाए, नहीं तो बढ़ ना कर जाए। Equation of line passes through x1 y1 z1 having direction cosine L M M। यानी एक लाइन है, ठीक है, जो किसी पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, मान लो ये वाला ऐसे, ठीक है, 3D है, ऐसी ये लाइन पासिंग है x1 y1 z1 वाले में, ठीक है। और इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो कितना है, L M N,
ठीक है, और या फिर इसका डायरेक्शन रेशियो a कॉमा b कॉमा c, यानी दोनों में से कुछ भी मेंशन है। एक बात गौर करना, अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, और डायरेक्शन रेशियो दिया तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। फॉर्मूला देखें ना। यस सर। ठीक। नेक्स्ट है, इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन m। ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ 3D प्लेन के रेस्पेक्ट। अब देखो इसी तरीके से आपका जहां पे एल एम एन लिखा है ना, वहां पे आप ए बी सी रख सकते हो, अगर इन दोनों में से कुछ भी दिया हुआ है वहां, ठीक है, तो दोनों की मदद से आप लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात कर लें तो मान लो दे दिया 2,3,4 दे दिया, और यहाँ पे दे दिया 1,-1,3 ऐसे दे दिया डायरेक्शन रेशियो। तो आप सिंपल लगाओ, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन x को 0 मानेंगे क्या, ओरिजिन पे है तो? नहीं, ये हमने नहीं कहा कि x और ये दूसरी पॉइंट से नहीं मतलब है हमको उस पॉइंट मतलब जिस पॉइंट से लाइन क्या हो रही है, पास कर रही है, उस लाइन से, उस पॉइंट से मतलब है। अगर उसने बोल दिया कि द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, तब तो वो 0 से पास करेगी, तो इक्वेशन एकदम सिंपल हो जाएगा फिर, ठीक है, क्यों, क्योंकि x1 y1 z1 काम खत्म हो जाएगा, सिंपल बचेगा x अपॉन l y अपॉन m z अपॉन m। समझा? तो अभी क्या, x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 3। इक्वेशन फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर कॉमन लेके हटा सकते हैं जो भी हटने वाला है, जो नहीं हटा छोड़ दीजिएगा, वैसे ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वेक्टर ऑफ इक्वेशन, लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स whose पोजीशन वेक्टर आर a एंड b। तो अभी इससे पहले जो अभी बताया ना, वो अभी हम लोग किससे पास कर रहे थे, एक पॉइंट से, तो उसका फॉर्मूला क्या था एक पॉइंट वाले का, देखो अभी था ना ये वाला, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो देखो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये वाला, एक पॉइंट से पास किया तो ये वाला फॉर्मूला, 2 पॉइंट से पास करेगा तो फॉर्मूला चेंज, ठीक है, दो लाइन से पास करवाते हैं, 2 पॉइंट। देखिए क्या है फॉर्मूला, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ये फॉर्मूला दो पॉइंट से पासिंग के लिए, ठीक है, जहां पे a और b क्या है, 2 वेक्टर्स। तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, अगर दो लाइन से 2 पॉइंट से पास करें तो एक का पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरे का x2 y2 z2। तो पहला बनेगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सिंपल ये फॉर्मूला। अब एक चीज करो, ये चीज ना तीनों में उसमें भी सेम थी, पुराने वाले में भी देखो, x माइनस x1 वहां पे भी था, y माइनस y1 वहां पे भी था, z माइनस चेंज कहाँ हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो के प्लेस पे। अब देखो x2 माइनस x1 y2 माइनस 1 और z2 माइनस z1। और एक और चीज गौर करो कि यहाँ पे x2 माइनस x1 जो है वो रिजल्टेंट वैल्यू किसकी दे रहा है, रिजल्टेंट वैल्यू डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन की ही दे रहा है। बशर्ते क्या है, पहले हमको एक्स्ट्रा यहाँ पे a b c और l m n पता था, लेकिन अब हमको पता नहीं है, हमको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम लगा सकते हैं इसको ना। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट्स के आपस में सब्सट्रैक्शन करके भी आप कोसाइन या रेशियो क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो जब ऐसा होगा ना तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो, स्पेसिफिक इन्हीं 2 पॉइंट ऑफ लाइन के लिए, दूसरे के लिए काम नहीं करेगा, जो मौजूद है उनके लिए काम। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन 2 लाइन। तो मान लो दो लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, एक्यूट यानी लेस देन 90। तो इस केस में इस वाले आर का क्या फॉर्मूला होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर a1, और इस वाले का r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। अब इनके बीच में एंगल फॉर्मूला क्या है, cos थीटा
cos थीटा इज इक्वल टू b1 b2 अपॉन b1 मॉड b2 मॉड, ये फॉर्मूला बस व्यूअर्स में निकल जाएगा। बस b1, ठीक है, बस ओनली b1, अच्छा चेंज है ये तो। ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है कि अगर आपको दो लाइन दी हो, उसका वेक्टर मालूम हो आपको, तो आप उसको इस फॉर्म में क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, उसका एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि इफ देखो दो लाइन दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिए हुए हैं प्लेन के, गौर करो, दो प्लेन की इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1 और z माइनस Z1 अपॉन N1। उसी तरह दूसरा वाला भी, तो इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा एक्यूट बनता है तो cos थीटा की वैल्यू एकदम पहले वाला, हम शुरुआत में जो पढ़े थे डायरेक्शन वाले में, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन नहीं अपॉन इज इक्वल टू इधर है, ठीक है, cos थीटा के बराबर। तो ये सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेप सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, यानी कि मान चलो कि एक ये लाइन है और 3D में एक ये लाइन, ठीक है, और इनके बीच में क्या निकालना है हमको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। 3D में है, दिमाग में रखिए, कट नहीं करेगा दूसरे को। उस केस में फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो मान लो एक लाइन ये है और दूसरी पीछे से मैच नहीं कर रहा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, नीचे से, ठीक है, इस टाइप का। तो उस केस में जो एंगल बनेगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे है B1 क्रॉस B2 और A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनका डॉट प्रोडक्ट है क्या ऊपर, हाँ डॉट प्रोडक्ट, क्लियर। तो ये हो गया हमारा एक और फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, यानी दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, एक फॉर्मूला। दूसरा, अगर आपके सामने दो लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं जिसमें डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, उससे आप कौन सा फॉर्म लगा के आप निकाल सकते हो, तो देखो उसके नीचे मेंशन है डायरेक्शन रेशियो वाला, और खतरनाक, ठीक है। देखो जहां पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 अपॉन a1 a2 b1 b2 c1 c2, सेम मेंशन, और नीचे रूट अंडर इन तीनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये वाला कुछ ना ऐसे की तरह मेंशन कर रहा है, अभी हम लोग किए थे नहीं ये वाला, हाँ देखो अभी देखो जो शुरुआत में लोग फंडामेंटल्स में cos थीटा की वैल्यू नोट किए थे, उसी की तरह कुछ ये लग रहा है, ठीक है, जहां पे cos थीटा की जगह पे डिस्टेंस का बात की जा रही है, और ऊपर आपका a1 b1 c1 ऊपर डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे थे हम लोग फंडामेंटल्स में, लेकिन अब इसमें हम कौन सा प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का पता कर, इतना डिफरेंस है, ठीक है। और आखिरी में है, ये तो था मतलब स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, यानी दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो उनके बीच का क्या डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो जब दो लाइंस पैरेलल होंगी ना, तो उनकी जो B1 की वैल्यू है वो B2 के बराबर हो जाएगी। सोचो अगर दो लाइंस पैरेलल है, जो हो गई इससे भी चलो अभी देखो दो लाइन पैरेलल है, तो एक इक्वेशन है ना, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और r वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b2। कंडीशन है दोनों लाइन पैरेलल है, यानी b1 की वैल्यू किसके बराबर है, b2 की, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अब a1 प्लस लेमडा भी हो जाएगा और a2 प्लस लेमडा भी हो जाएगा। तो जब पैरेलल होगा तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या निकलेगा, पैरेलल में सोचते हो ना, उनका वो देखो स्लोप सेम हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा स्लोप में, ठीक है। तो इस केस में फॉर्मूला है आपका d इज इक्वल टू b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मॉड, ये फॉर्मूला। डिफरेंस देखो ऊपर वाले से डिफरेंस मिलाओ, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हमने, यहाँ पे देखो गौर करो, यहाँ पे b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2,
क्यों? क्योंकि बोथ आर स्क्यू लाइंस, ऐसे आड़े टेढ़े जा रहे थे, लेकिन जो ही दोनों पैरेलल हुए, दोनों का स्लोप सेम हुआ, तो b1 क्रॉस b2 की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्लोप सेम है, a की b से कम। ठीक है, बाकी a2 माइनस a1, a2 माइनस, समझ गए? हाँ या ना? ऐसे करके सारे फॉर्मूले हो गए समाप्त। ये सारे फॉर्मूले इस पे भर भर के न्यूमेरिकल से हम लगाएंगे।